हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। तो सर्दी खांसी की वजह से और थोड़ा फीवर भी था, तो उसकी वजह से 3-4 दिन से अपना कोई भी लेक्चर नहीं हुआ है। तो चले आज चालू कर देते हैं। आज मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि बार बार खांसी आ रही है। तो आज का जो लेक्चर रहेगा इसमें अपन मैक्सिमम कंटेंट लिखने की कोशिश करेंगे, और वैसे भी नसीब समझ लो कि आज ज़्यादा ऐसे सॉल्व करने जैसा या फिर समझाने जैसा कुछ भी नहीं। जो न्यूज़ स्कीम है अपनी, उसमें कुछ डिडक्शंस अपने को अलाउ नहीं है। अब सैलरी के कुछ है, एचपी के कुछ है, अदर सोर्सेस, पीजीवीपी, कंपनीज के केस में पीजीवीपी उनको सैलरी तो नहीं रहेगा। तो ऐसे कुछ डिडक्शन है जो न्यू स्कीम में अलाउ नहीं है। अब न्यू स्कीम में उन्होंने 4 लाख तक बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट दिया है अपने को। मतलब 4 लाख तक किसी भी पर्सन को टैक्स नहीं लगेगा। 4 लाख तक किसी भी पर्सन को टैक्स नहीं लगेगा। तो ये स्कीम लेने के लिए किसी भी पर्सन को, किसी भी इंडिविजुअल को ये स्कीम लेने के लिए एचएफ को, एओपी को, बीओआई को, एजेपी को ये स्कीम लेना होगा। तो कुछ तो भी उनको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 लाख तक अपनी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट गई, और 4 से ऊपर भी 24 लाख तक अपन स्लैब रेट भरने वाले, स्लैब से टैक्स पे करने वाले, और 24 के ऊपर अपना 30% जाने वाले, 24 के ऊपर अपना 30% जाने वाला है। जो ओल्ड टैक्स रिजीम है, जो अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम है, अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम में अपना जो डिडक्शन, अपना जो 30% का स्लैब था, वो 10 लाख के ऊपर चालू हो जा रहा था। मतलब 10 लाख के ऊपर गया तो 30% टैक्स भरो। 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक 5%, 5 से लेके 10 लाख 20%, और 20 से लेके ऊपर, सॉरी 10 लाख से ऊपर गया तो 30%। पर ये जो स्लैब रेट है, इसमें अपने को सारे डिडक्शंस जो है वो मिलने वाले। अब कौन से डिडक्शन क्या है वो देखते हैं अपन। जैसे जैसे इनकम टैक्स चलेंगे, अपने लेक्चर्स चलेंगे, वैसे वैसे आपको ये कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हर एक चैप्टर का कुछ ना कुछ उन्होंने निकाल के दिया है डिडक्शन में से। तो वो स्कीम में तो हो गया, पर ये स्कीम अगर लेनी होगी, मतलब अपने को ये स्कीम का बेनिफिट लेना होगा, ये स्कीम का अगर बेनिफिट लेना होगा तो कुछ तो चीज़ें अपने को छोड़नी पड़ेंगी। कुछ तो चीज़ें गवर्नमेंट ने बोला, कुछ चीज़ें आप छोड़ दो और ये इसका बेनिफिट ले लो। आप बोलोगे वो चीज़ें भी लेनी, ये चीज़ें भी लेनी, ऐसा नहीं चलेगा। कुछ चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी, तभी आप ये डिफॉल्ट टैक्स स्कीम का जो है वो बेनिफिट ले सकते हो। अब क्या है वो चीज़ें, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले अपन इसका सरचार्ज देख लेते हैं। इसका सरचार्ज बाकी रह गया था अपना, तो इसका सरचार्ज ले लो एक बार। डिफॉल्ट टैक्स स्कीम का जो सरचार्ज है वो एक बार लिख लेते हैं। फिर अपन जो डिडक्शन है जो अलाउ नहीं है अपने को न्यू स्कीम में, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले लिखो सरचार्ज। डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। तो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में सरचार्ज, पुराना सरचार्ज याद करो एक बार। पुराना सरचार्ज याद करो। चलो एक बार पुराना सरचार्ज लिख लो मेरे साथ। लिखो, सेम टू सेम लिखो, सारी चीजें सेम टू सेम लिखो। टोटल इनकम, टोटल इनकम अगर 50 लाख से ज्यादा है, 50 लाख से ज्यादा है, बट 1 करोड़ से कम है या 1 करोड़ तक है, 50 लाख से ज्यादा है या फिर 1 करोड़ से कम है, तो अपना सरचार्ज कितना था? सरचार्ज रेट क्या था अपना? यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं हेडिंग वगैरह। और एक छोड़, आपको नहीं करते हैं क्या, आपको लिखना पड़ेगा। टोटल इनकम, टोटल इनकम, यहाँ पे रेट, और यहाँ पे पुराने इसमें क्या था अपना? डिविडेंड अलग था, कैपिटल गेन अलग था। डिविडेंड अलग था, कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, 112A, 112। इसका अपने को
सरचार्ज अलग पकड़ना पड़ता था क्योंकि गवर्नमेंट ने इसका सरचार्ज 15% तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया था। तो टोटल इनकम अपना 50 लाख से ज़्यादा है, 1 करोड़ तक है, तो सरचार्ज क्या आएगा अपना 10%। सरचार्ज क्या आएगा अपना 10%। डिविडेंड और कैपिटल गेन के ऊपर कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि 10% है। बाद में अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है, 1 करोड़ से ज़्यादा है, बट 2 करोड़ तक है, बट 2 करोड़ तक है, तो सरचार्ज रेट क्या था अपना? सरचार्ज रेट था अपना 15%, और यहाँ पे भी कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि रेस्ट्रिक्ट 15% पे हुआ है, तो यहाँ पे 15% है अपना। अब ये जो टोटल इनकम है पूरा था, टोटल इनकम अपना पूरा था। अब टोटल इनकम समझो 2 करोड़ से ऊपर है और यहाँ क्या था अपना 5 करोड़, 5 करोड़ था, 5 करोड़ था, 2 करोड़ से ऊपर है और 5 करोड़ तक है। और यहाँ पे अपना जो टोटल इनकम है ये एक्सक्लूडिंग डिविडेंड एंड कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A 112A 112, ये टोटल इनकम एक्सक्लूड करके अपना डिविडेंड इनकम कैपिटल गेन एक्सक्लूड करके अपना टोटल इनकम 2 करोड़ से ऊपर है, 5 करोड़ तक है, तो अपना कितना था ये 25%, पर डिविडेंड और कैपिटल गेन के ऊपर 15% पे रेस्ट्रिक्ट हो चुका है, 15% पे रेस्ट्रिक्ट हो चुका है। उसके बाद में 5 करोड़ से ऊपर था। अगर टोटल इनकम अपना 5 करोड़ से ऊपर है, 5 करोड़ से ऊपर है, टोटल इनकम 5 करोड़ से ऊपर है, तो अपना सरचार्ज कितना था? सरचार्ज अपना था 37%, और यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट हो गया था 15%, यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट हो गया था 15% पे। ओके, इधर तक याद है आपने को सब? यहाँ पे भी जो है टोटल इनकम जो है यहाँ पे ये एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन, डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन एक्सक्लूड करके ये अपना टोटल इनकम भी यही था। इतना याद है? सबको याद है? इतना याद नहीं होगा तो रिवीजन कर लेना एक बार क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब न्यू स्कीम में अपने को ये हटा देना है। न्यू स्कीम में अपने को ये हटा देना है, मतलब न्यू स्कीम में अपने को इसका कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। क्या हो रहा है? न्यू स्कीम में का बेनिफिट मतलब ये सरचार्ज हटा दिया है, न्यू स्कीम में ये सरचार्ज हट गया है। जो सरचार्ज है अपना इधर तक ही लगेगा, जो सरचार्ज है अपना इधर तक ही लगेगा। आप बोलोगे एक लास्ट में पॉइंट था अपना कि 2 करोड़ से ऊपर इनकम किसके वजह से जा रहा है? डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन की वजह से 2 करोड़ का इनकम जा रहा है अपना। सेम टोटल इनकम 2 करोड़ से ऊपर जा रहा है अपना ऊपर जा रहा है अपना किसके वजह से? इंक्लूडिंग डिविडेंड एंड कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A 112A 112। इसमें कुछ भी चेंज नहीं, इसमें 15%, इधर कुछ भी नहीं आएगा। समझ में आया क्या? तो ये है अपने नए स्कीम के सरचार्ज रेट, नए स्कीम के सरचार्ज रेट। तो देखो सरचार्ज सेम है, सेम, कुछ भी चेंज है क्या? न्यू स्कीम के सरचार्ज में कुछ भी नहीं। 50 लाख के ऊपर चला गया 1 करोड़ तक है तो 10%, 2 करोड़ 1 करोड़ से ऊपर चला गया 2 करोड़ तक है तो 15%, 2 करोड़ से ऊपर 5 करोड़ तक चला गया तो कितना है? यहाँ पे 2 करोड़ से ऊपर 5 करोड़ भी चला गया तो यहाँ पे अपना 5 करोड़ से ऊपर जा रहा है पूरा का पूरा, तो यहाँ भी ये भी हटा दो। समझा क्या? तो 2 करोड़ से ऊपर चला गया इनकम, 2 करोड़ से ऊपर चला गया इनकम तो 25% अपने को सरचार्ज लग जाएगा, 25% सरचार्ज लग जाएगा और 5 करोड़ वाला केस यहाँ पे मिलेगा ही नहीं।
5 करोड़ वाला यहाँ पे मिलेगा भी नहीं। अब मतलब पुराने स्कीम में सरचार्ज कैसा था, पुराने स्कीम का याद करो, 50 लाख से 1 करोड़ तक टोटल इनकम है, 50 लाख से 1 करोड़ तक टोटल इनकम है, तो 10% सरचार्ज लगेगा। 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक इनकम है, टोटल इनकम 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ के बीच में, तो 15% सरचार्ज लगेगा। उसके बाद में टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन, एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन 2 करोड़ से ऊपर है पर 5 करोड़ तक है, एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन 2 करोड़ से ऊपर पर 5 करोड़ तक है, तो 25% सरचार्ज लगेगा। और जो डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन है, डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन है, तो वो अपना 15% में रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 5 करोड़ से ऊपर है, 5 करोड़ से ऊपर है अपना टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन, 5 करोड़ से ऊपर है एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन, तो अपना 37% सरचार्ज लगेगा। और जो डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन है अपना, उसका 15% पे रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन के वजह से अपना टोटल इनकम 2 करोड़ से ऊपर जा रहा है, डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन की वजह से अपना टोटल इनकम 2 करोड़ से ऊपर जा रहा है, तो वहां पे सरचार्ज अपना 15% ही लग जाएगा। ये अपना था पुराने स्कीम का, जो ओल्ड टैक्स रिजीम है, जो अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम है, उसका अपन ने रेट अप भी देखा। अब समझो किसी को न्यू टैक्स देखना है, किसी को न्यू स्कीम में जाना है, जो अपने डिफॉल्ट टैक्स स्कीम है, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है, इसमें जाना है, तो सरचार्ज रेट क्या आएगा, सरचार्ज रेट क्या आएगा, 50 लाख का सेम है, 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक 10%, 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक 15% सेम है। 2 करोड़ से ऊपर चला गया इनकम, 2 करोड़ से ऊपर चला गया टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन, 2 करोड़ से ऊपर चला गया इनकम अपना एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन, तो अपना यहाँ पे सरचार्ज लग जाएंगे 25%, सरचार्ज लग जाएंगे 25%, और डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन जो है अपना, वो 15% पे रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। 5 करोड़ वाली कंडीशन यहाँ पे है ही नहीं, मतलब 2 करोड़ से ऊपर चला गया आपका इनकम, तो आपको 25% में आप आ जाओगे, 25% में आप आ जाओगे। तो लगे तो यहाँ पे इसको कट मार ही दिया है आपने, तो इसको मैं यहाँ से आप डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि 2 करोड़ से ऊपर चला गया इनकम, तो अपना 25% अपना सरचार्ज यहाँ पे लग जाएगा एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन। 5 करोड़ की कंडीशन यहाँ पे आएंगी क्या, नहीं, 5 करोड़ की कंडीशन यहाँ पे आएगी ही नहीं, क्योंकि 2 करोड़ से ऊपर जो भी जा रहा है अपना, वो 25% में आ जाएगा। उसके बाद में टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन, टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन है अपना, जो 2 करोड़ से ऊपर जा रहा है, तो अपना सरचार्ज रेट यहाँ पे 15% लग जाएगा। समझ में आया क्या, अरे बोलो, समझ में आया क्या। तो 2 करोड़ से ऊपर अपना इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन चला गया, तो अपना 15% सरचार्ज आ जाएगा। यहाँ पे अपना न्यू स्कीम का सरचार्ज होता है खत्म, सरचार्ज होता है खत्म। अब मैंने लेक्चर चालू करते करते आपको बात बताई कि कुछ एक्सेप्शन, कुछ डिडक्शन, कुछ कुछ डिडक्शंस जो है वो अपने न्यू स्कीम में अपने को नहीं मिलने वाले, कुछ एक्सेप्शन अपने को, एग्जम्पशंस अपने को न्यू स्कीम में नहीं वाले, एक्सेप्शंस क्या, एग्जम्पशंस अपने को न्यू स्कीम में नहीं मिलने वाले। तो ये कौन से एग्जम्पशंस है, तो ये लिस्ट अपन अब लिख लेते हैं। अब इसमें सारे हेड की लिस्ट है, मतलब सैलरी का कुछ पार्ट है, पीजीबीपी का कुछ पार्ट है, अदर सोर्सेज का कुछ पार्ट है, एचपी का कुछ पार्ट है, उसके बाद में कुछ डिडक्शंस का पार्ट है। ये सारी जो चीज़ें, ये सारी चीज़ें आप जब जब ये चैप्टर पढ़ोगे तब तब वो कुछ चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। बस यहाँ पे अभी अपन लिख रहे हैं, क्योंकि वो जब हेड अपन सीखेंगे, सैलरी सीखेंगे, एचपी सीखेंगे, पीजीपीपी सीखेंगे, तब मैं आपको वहाँ पे रिलेट कर दूंगा कि न्यू स्कीम में ये डिडक्शन अपने को नहीं मिलने वाला है। ओके, तो यहाँ पे आपको समझने जैसा अभी कुछ भी नहीं है, एक 15-20 मिनट लगेंगे अपने को ये पूरा लिखने में, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लिख लो एक बार, फटाफट अपन लिख लेते हैं, और उसके बाद में आगे का कंसेप्ट देखते हैं। तो देखो, while computing total income under section 115 BAC, 115 BAC को किसके लिए, इंडिविजुअल के लिए, फॉलोइंग डिडक्शंस और
exemptions would not be allowed। मतलब ये चीजें अपने को डिडक्शंस का यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब डिडक्शन का बेनिफिट अपने को कैसे नहीं मिलेगा? जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाना चालू कर दिया था तब अपन ने डेफिनेशंस पढ़ी थी, कुछ असेसी की, पर्सन की डेफिनेशन पढ़ी थी। उसके बाद में अपन ने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि जो टैक्स कैलकुलेशन है वो कैसे होना चाहिए। तब मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले अपने को टोटल इनकम से पहले अपने को रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना पड़ेगा। रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करने के बाद अपने को 5 हेड का टोटल इनकम देखना पड़ेगा, हेड वाइज कैलकुलेशन कर लेना पड़ेगा। उसके बाद में इनकम को अपने को मर्ज करना पड़ेगा, ये आ जाएगा अपना टोटल इनकम। उसमें अपने को क्लबिंग और सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के अपने को प्रोविजन लगाने पड़ेंगे। उसके बाद अपना आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से अपने को डिडक्शंस माइनस करने थे। उसमें से अपने को डिडक्शंस माइनस करने थे, तो मतलब समझा मेरा टोटल इनकम 100 रुपए आ रहा है, उसमें मेरे डिडक्शन है समझो 80 रुपए हो गए। तो मेरा जो नेट इनकम है 20 रुपीज आएगा। नेट इनकम मेरा 20 रुपीज आ गया है, टोटल इनकम मेरा 20 रुपीज आ गया है। तो मैं उसके ऊपर ही टैक्स कैलकुलेट करूंगा, ऐसा अपन ने उधर पढ़ा था। अब मैंने क्या बोला है यहाँ पे, अपने को कुछ डिडक्शंस वगैरह नहीं मिलेगी। तो ग्रॉस टोटल इनकम अपना समझो 100 रुपए आया। ग्रॉस टोटल इनकम अपना 100 रुपए आया, उसमें से मेरा 80 रुपए वहां पे मैं डिडक्शंस क्लेम कर रहा था, 80 रुपए का मैं डिडक्शन क्लेम कर रहा था वहां पे। और मेरा टोटल इनकम जो है, नेट इनकम जो है मेरा 20 रुपए आ रहा था, जिसके ऊपर मैं टैक्स कैलकुलेशन करने वाला था, टैक्स पे करने वाला था। अब ये मेरे को डिडक्शन मिला ही नहीं, तो 100 माइनस 80 होगा क्या? यहाँ पे नहीं होगा। पूरा का 100 पे मुझे टैक्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा, पूरे 100 के ऊपर मुझे टैक्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे यहाँ पे एसएससी का तो नुकसान हो गया भाई, ये जो डिडक्शन है ना, ये ओल्ड स्कीम में अलाउड है। ये जो डिडक्शन है ये अपने को ओल्ड स्कीम में अलाउड है। मतलब जो अपन ने 2.5 लाख का स्लैब रेट देखा था, जो अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम देखी थी, वहां पे तो ये डिडक्शन अलाउ है। तो यहाँ पे अपने को 20 के ऊपर अपने को टैक्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा, पर यहाँ पे 100 के ऊपर अपने को टैक्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा। पर वहां पे स्लैब रेट भी देखो भाई तुम, वहां पे स्लैब अपना 2.5 लाख से लेके 5 लाख, 5 से लेके 10 लाख, 10 लाख के ऊपर 30% सीधा। यहाँ पे अपन 100 पे कैलकुलेट करने वाले हैं, पर यहाँ पे अपने को 24 लाख तक अपने को स्लैब रेट है, 24 के ऊपर अपना जाएगा तो 30% लग जाएगा। तब तक अपने को 5, 10, 15, 20, 25 तक खेलना है। 5, 10, 15, 20, 25 के बीच में ही खेलना पड़ेगा टैक्स रेट में। तो जब भी अपने पास कोई क्लाइंट आने वाला है नेक्स्ट साल से, अब आर्टिकलशिप में जाओगे, कोई क्लाइंट आया अपने पास, तो अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा कि उसके डिडक्शंस कौन से है। उसके पास अगर डिडक्शंस है, मैक्सिमम डिडक्शंस है, और उसका 20 इनकम आ गया, और उसका टोटल इनकम 20 आने के बाद अपन ने टैक्स कैलकुलेशन कर लिया उसका, तो ओल्ड स्कीम में उसका टैक्स कैलकुलेशन आ जाएगा। न्यू स्कीम में उसका डिडक्शन मत लो, 100 के हिसाब से पूरा टैक्स कैलकुलेशन करो, न्यू के हिसाब से टैक्स आ जाएगा। दोनों कंपेयर करना पड़ेगा और उसको बोलना पड़ेगा, सर आपको ये स्कीम बेनिफिशियल है, इसमें टैक्स भर दीजिए, आपका टैक्स यहाँ पे बच जाएगा, निकालो मेरी फीस, आपका मैंने यहाँ पे टैक्स बचा लिया है, निकालो मेरी फीस। ये जो चीजें अपने को हर साल कंपेयर करनी पड़ेंगी कि कौन सा स्कीम अपने एसईसी को, अपने क्लाइंट के लिए बेनिफिशियल है। वो बेनिफिशियल है, वो स्कीम अपने को उसको बताना पड़ेगा, तभी वो क्लाइंट अपने को पैसा देगा। तो जब आप टैक्स कैलकुलेशन करेंगे, तब आपको ये दोनों का कंपैरिजन करना पड़ेगा, और उसके बाद में ही पूरा टैक्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से अपने को क्लाइंट को बताना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो लिस्ट है, ये जो डिडक्शन है, जो न्यू स्कीम में अलाउड नहीं है, वो कौन सी लिस्ट है? तो सबसे पहला हेडिंग लिखो,
अपना हेड है सबसे पहला सैलरी। सबसे पहला हेड है अपना सैलरी। सैलरी में कौन से डिडक्शंस नहीं मिलेंगे अपने को? लीव ट्रैवल, कंसेशन अंडर सेक्शन 10(5). लीव ट्रैवल कंसेशन अंडर सेक्शन 10(5) क्या है, कैसा है, क्यों है, सैलरी में देखेंगे। अब भी काय को दिमाग लगाते हैं, अब भी मैं समझाऊंगा, सैलरी तक आप भूल जाओगे, फिर सैलरी में फिर से सिखाऊंगा। तो सैलरी में ही पढ़ते ना, पूरा डिटेल में घुस घुस के सैलरी में फोड़ेंगे इसको। पर तब मैं आपको इसका कनेक्शन बता दूंगा कि अपने को याद करना पड़ेगा तब न्यू स्कीम में ये अलाउ है क्या नहीं, ओल्ड स्कीम में ये अलाउड है क्या नहीं, ये सारी चीजें मैं तो सैलरी में आपको याद करके दूंगा। उसके बाद में हाउस रेंट अलाउंस, जिसको अपन बोलते हैं HRA, अपन बोलते हैं HRA 10(13)A। उसके बाद रिस्पेक्ट ऑफ स्पेशल अलाउंस और बेनिफिट्स टू मीट expenses relating to duties और personal expenses under section 14। entertainment allowance and professional tax under section 16। ये जो है ये सारी चीजें अपने को सैलरी में से ये सारी चीजें नहीं मिलेगी। एक मिनट रुकना। चलो लिखना हो गया। तो लीव ट्रायल कंसेशन अंडर सेक्शन 10(5), उसके बाद में हाउस रेंट अलाउंस 10(13)A। उसके बाद अपना exemptions in respect of special allowance or benefit to meet expenses relating to duties और personal expenses under section 10(14). उसके बाद में entertainment allowance और professional allowance, ये सारी चीजें अपने को
सारी चीज़ें अपने को जिसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला है सैलरी का कैलकुलेशन करते समय। समझ में आया क्या? चलो सैलरी का हो गया। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, हाउस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, हाउस प्रॉपर्टी। इसमें कौन से नहीं मिलेंगे अपने को? सबसे पहला लिखो, इंटरेस्ट ऑन लोन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, जो भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं अपन, इंटरेस्ट किस पे? लोन के ऊपर का जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, मतलब घर के लिए अपन ने लोन लिया और उसके ऊपर का इंटरेस्ट जो पे कर रहे हैं उसका डिडक्शन मिलता है अपने को सेक्शन नंबर 24 में हाउस प्रॉपर्टी में। तो डिडक्शन भी अपने को नहीं मिलने वाला है। सेट ऑफ एनी लॉस अंडर द हेड ऑफ हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, the head of house property with any other head would not allowed, will not be allowed। So set off of losses under the head of house property with any other head will not be allowed। मतलब जो सेट ऑफ लॉसेस का जो है प्रोविजन अपना, वहाँ भी अपने को उसका बेनिफिट न्यू स्कीम में नहीं मिलने वाला है। पीजीबीपी पीजीबीपी में सबसे पहला एडिशनल डिप्रिसिएशन, एडिशनल डिप्रिसिएशन का अपने को यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलेगा। के बाद में डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD, डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD, उसका भी अपने को यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। बाकी भी सेक्शन है जो कंपनी के केस में एप्लीकेबल होते, 35CC, CCD, ये जो है ये सारे सेक्शन जो है कंपनी के केस में एप्लीकेबल हो जाते हैं, तो उनको वहाँ पे उसका बेनिफिट नहीं मिलता। पर इंडिविजुअल के केस में 35AD का अपने को यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद में डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन, रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन अंडर सेक्शन 35 2A 3 35 2A इन चीज़ों का अपने को HP में और PGBP में डिडक्शंस क्लेम नहीं करने वाले अपन। ये चीज़ों का डिडक्शन अपन क्लेम नहीं करने वाले। के बाद में IFOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में अपन डिडक्शन फॉर फैमिली पेंशन, डिडक्शन फॉर फैमिली पेंशन, इसका अपने को डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। न्यू स्कीम में इसका अपने को डिडक्शन नहीं मिलने वाला है।
ये सारे अपने हो गए हेड। अब डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U अपने को ये भी नहीं मिलने वाले। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U का अपने को कोई भी डिडक्शन नहीं मिलने वाला, एक्सेप्ट एक्सेप्ट 80 CCD टू 80 CCH टू 80 JJAA। तो ये जो 3 डिडक्शन से अपने को ये मिल जाएंगे। तो देखो ये जो 3 डिडक्शन अपने को मिल जाएंगे, डिडक्शन अंडर 80C टू 80U, अंडर सेक्शन 80C टू 80U अपने को कोई भी डिडक्शंस नहीं मिलने वाला है, कोई भी डिडक्शन अपन यहाँ पे माइनस नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्ट 80C टू 80U, एक्सेप्ट 80 CCD टू CCH2 और 80 JJAA, ये अपने को डिडक्शंस नहीं मिलने वाले। NPS का है ये एक दोनों, और उसके बाद में JJAA भी एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड एक। तो ये डिडक्शन अपने को नहीं मिलने वाले हैं। अब आप पूछोगे कि जो डिडक्शन है तो ग्रॉस टोटल के बाद अपन ने डिडक्शन ले रहे थे, तो ये सारे जो डिडक्शन है ये कैसे होते हैं? अब मैंने आपको तब एक चीज़ नहीं बताई है, शायद तब मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई है। वहाँ मैंने सारे हेड लिखे थे अपन ने, सैलरी मतलब रेसिडेंशियल स्टेटस लिखा था, उसके बाद में उसका टोटल इनकम अपने को देखना है। तो टोटल इनकम के लिए सैलरी, HP, PGBP, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, ऐसे अपने टोटल इनकम बाइफरगेट हो जाएंगे। अब ये सैलरी का कैलकुलेशन करते समय, HP का कैलकुलेशन करते समय, PGBP का कैलकुलेशन करते समय, कैपिटल गेन का कैलकुलेशन करते समय, IFOS का कैलकुलेशन करते समय, ये जो कैलकुलेशन अपन करने वाले, ये सैलरी के रिलेटेड जो एक्सेप्शन से एग्जाम्शन है वो अपने को इधर ही कैलकुलेट करने पड़ेंगे। HP के रिलेटेड जो एग्जाम्शन है वो अपने को इधर ही कैलकुलेट करने पड़ेंगे। PGBP के रिलेटेड जो एग्जाम्शन है वो अपने को इधर ही कैलकुलेट करने पड़ेंगे। कैपिटल गेन के रिलेटेड जो एग्जाम्शन है वो इधर कैलकुलेट करने पड़ेंगे। IFOS के रिलेटेड एग्जाम्शन है वो इधर कैलकुलेट करने पड़ेंगे। उसके बाद में ये आ जाएगा नेट सैलरी, ये आएगा नेट HP, ये आएगा नेट PGBP, ये आएगा नेट कैपिटल गेन, ये आएगा नेट IFOS। तो ये जो सारी नेट 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 करके इनकम आई, उसके बाद में अपना बन जाएगा यहाँ पे टोटल इनकम, इधर आ जाएगा क्लबिंग, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। उसके बाद में अपना आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में से अपने को डिडक्शंस माइनस करने पड़ेंगे। ये जो डिडक्शंस है ये यहाँ पे 80C टू 80U, 80C टू 80U, मतलब जो मैंने यहाँ पे बताया जो डिडक्शंस अपने को नहीं मिलने वाले, जो डिडक्शन और एग्जाम्शंस अपने को नहीं मिलने वाले, जो डिडक्शंस और एग्जाम्शंस अपने को नहीं मिलने वाले हैं, तो वो कैसे रहेंगे? तो सैलरी जब कैलकुलेट करोगे अपन, सैलरी जब कैलकुलेट करेंगे अपन, तो सैलरी में से यहाँ पे जो डिडक्शंस माइनस होने वाले हैं, जो एग्जाम्शन अपने माइनस होने वाले हैं, यहाँ पे नहीं करने पड़ेंगे और नेट सैलरी जो है वो ही आ जाएंगी। HP में अपने को इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, कुछ भी सेट ऑफ का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, तो यहाँ पे माइनस नहीं करने का, HP का कैलकुलेशन करते समय यहाँ पे माइनस नहीं करने का, जो इनकम आया वो अपना आ जाएगा HP का। PGBP का एडिशनल डिडक्शन अपने को, एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलने वाला है। उसके बाद में जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं अपन साइंटिफिक रिसर्च के लिए, उसका अपने को डिडक्शंस नहीं मिलने वाला है, तो यहाँ पे अपन माइनस करेंगे, जब अपने को डिडक्शन मिलता था यहाँ पे डिडक्शंस नहीं मिलने वाला है, तो वही अपना PGBP पे आ जाएगा नेट। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन में से अपने, कैपिटल गेन में से क्या क्या है? कैपिटल गेन में से कुछ भी नहीं है, हाँ ओके, कैपिटल गेन में से कुछ भी नहीं है अपना, तो ओके। उसके बस टैक्स रेट हाई, तो इधर तो अपना कैपिटल गेन में से स्पेशल टैक्स रेट पे ही लग जाएंगे। IFOS में से फैमिली पेंशन का एक दिया है, तो फैमिली पेंशन यहाँ से अगर डिडक्शन क्लेम करते तो यहाँ से लेस हो जाता है, पर अपना न्यू स्कीम है तो अपना यहाँ पे अपन लेस नहीं करेंगे और अपना आ जाएगा नेट IFOS। इसका अपन टोटल ले लेंगे, टोटल में क्लबिंग, सेट ऑफ, जो भी प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं वो ले लेंगे,
उसके बाद में ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा। उसके बाद अपन 80C to 80U के डिडक्शंस यहाँ से माइनस कर देंगे। 80C to 80U के डिडक्शंस माइनस करते थे अगर ओल्ड स्कीम में जाते थे। अब न्यू स्कीम में अपने को ये डिडक्शन मिलने वाला है क्या? नहीं। न्यू स्कीम में ये डिडक्शन मिलने वाला है क्या? नहीं। पर इसमें से अपने को 3 मिलने वाला है, 80CCD2, CCH2 और 80JJ। तो ये अपने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अपन ये जो माइनस करने वाले इसमें से ये 3 में से ही माइनस होंगे। एक तो CCD2 होगा, CCH2 होगा या फिर 80JJ होगा। यहाँ पे माइनस करने के बाद अपना टोटल इनकम आएगा और उसके ऊपर अपन टैक्स कैलकुलेशन करेंगे। समझ में आया क्या? अरे बोलो, समझ में आया क्या इतना? तो ये जो सारी चीजें हैं अपने को इसका बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलने वाला है न्यू स्कीम में। न्यू स्कीम में इसका अपने को बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। समझ में आया क्या? बोलो, समझ में आया क्या? अब एक नोट लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है अपने ये स्कीम के लिए। नोट लिख लो मस्त। इफ there is any carry forward of loss or any unabsorbed depreciation। ये क्या होता है पीजीबी पे में पढ़ेंगे। फ्रॉम any earlier AY which is arise due to above deductions or exemptions, set of such loss or unabsorbed depreciation is not allowed if there is carry forward of loss or any unabsorbed depreciation from earlier assessment year which is arise due to above deductions and exemptions। मतलब ये डिडक्शंस के वजह से या फिर एग्जम्पशंस के वजह से कुछ सेट ऑफ हो रहा है अपना लॉस, कुछ कैरी फॉरवर्ड हो रहा है अपना लॉस। सेट ऑफ तो उसी साल हो जाएगा। कैरी फॉरवर्ड हो रहा है अपना लॉस। कौन सा लॉस? और अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन। तो उसका भी अपने को यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलने वाला। मतलब समझो मेरी बात। पेज खत्म हो गया अपने। मेरी बात को गौर से सुनिए। अरे जी सुनो ना। अगर मेरा लास्ट ईयर है ना 100 रुपए प्रॉफिट था, मेरा लास्ट ईयर 100 रुपए प्रॉफिट था और मेरा डिडक्शंस 120 चला गया, तो ये मेरा निगेटिव चला गया इनकम। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो डिडक्शन अपन 100 तक ही क्लेम कर सकते, और अपना इनकम जो है वो नीला आ जाएगा। पर मेरा एक्चुअल में मेरा यहाँ पे ना लॉस है। 10 रुपए का
मेरा लॉस है। अब इसमें से डिडक्शंस माइनस करूंगा क्या मैं? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मेरा 10 रुपए जो है वो लॉस है, 10 रुपए मेरा लॉस है। अब यहाँ पे ये जो लॉस है ये सेट ऑफ कर लूंगा मैं। पहले कोई अदर हेयर का प्रॉफिट रहा तो उससे सेट ऑफ करूंगा मैं, सेट ऑफ की प्रोविजन लगा के। पर सेट ऑफ नहीं हुआ तो ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में। अब कैरी फॉरवर्ड का रीजन मतलब जो ये लॉस जो आ रहा है, ये जो लॉस आ रहा है इसका ये डिडक्शंस की वजह से, कुछ एक्सेप्शन एग्जम्पशंस की वजह से अपना ये लॉस आ रहा है, डिडक्शंस की वजह से, एग्जम्पशंस की वजह से कुछ अपना लॉस आ रहा है। तो ये कैरी फॉरवर्ड तो करेंगे अपन, पर ये सेट ऑफ नहीं होगा न्यू स्कीम में, क्योंकि इन सब चीजों की वजह से वो आया होगा कहीं ना कहीं। अगर इन सब चीजों की वजह से वो लॉस आया है, अपना जो लॉस अपना कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो उसका अपन यहाँ पे बेनिफिट नहीं ले सकते, उसको अपन डिडक्शन बोल के उसका सेट ऑफ नहीं ले सकते, वो सेट ऑफ नहीं होगा। तो मतलब ये सारी चीजों की वजह से अपना कोई भी लॉस नहीं होना चाहिए लास्ट ईयर, मतलब लॉस रहा या फिर अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन रहा, इन सारी चीजों की वजह से, इन सारी चीजों की वजह से अपना लॉस या फिर अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन रहा तो उसका बेनिफिट अपने को ये साल नहीं मिलेगा। वो लॉस जो है वो अपन सेट ऑफ नहीं कर सकते किसी भी इनकम के साथ, क्योंकि अपन न्यू स्कीम में जा रहे हैं। अगर ओल्ड स्कीम में जाते तो मिल जाता, ओल्ड स्कीम में जाते तो मिल जाता, जो अपनी अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम है उसमें अपने को मिल जाता। पर अपन न्यू स्कीम में जा रहे हैं, न्यू स्कीम में इसका बेनिफिट अपने को नहीं मिलने वाला है। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? ओके। तो यहाँ पे अपन क्या पढ़ रहे थे भाई? अपन पढ़ रहे थे 115 बीएसी। बीएसी में अपना जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है वो है अपना बीएसी का। किसके लिए वो एप्लीकेबल? इनकम ऑफ इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी के लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। 4 लाख तक नील, 4 से लेके 8। फिर अपने को टेबल देखना है पूरा, फोर्थ का टेबल, 4, 8, 12, 16, 20, 24। इधर अपने को 5 का टेबल देखना है, 5, 10, 15, 20, 25 और उसके ऊपर का 30। अपने को ये टेबल देखना है, शॉर्टकट देख लिया था अपन ने। उसके बाद में एचईसी तो हर एक केस में लगने वाला है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कंपलसरी शगुन का 4% लगने वाला है। उसके बाद में अपन ने रिबेट देखा था। रिबेट अगर अपना 12 लाख तक इनकम है, 12 लाख तक का अपना टोटल इनकम है नॉर्मल प्लस स्पेशल, तो अपने को 60,000 और टैक्स विचर इज लोअर का अपने को यहाँ पे रिबेट मिलने वाला है, रिबेट मिलने वाला है। उसके बाद में मैंने आपको रिबेट में ही एक कंसेप्ट बताया था जो है मार्जिनल रिलीफ जैसा ही कंसेप्ट। 12 लाख के ऊपर का जो टोटल इनकम है उसके ऊपर का मार्जिनल रिलीफ जैसा ही कंसेप्ट लगेगा, पर यहाँ पे उसको न्यू स्कीम में अपने को उसको रिबेट बोलना है। मतलब काम वही सोच नहीं, काम वही करेगा जो रिबेट है, वो मार्जिनल रिलीफ का ही काम करेगा। पर यहाँ पे सोच नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिबेट बोल रहे हैं अपन, उसको मार्जिनल रिलीफ नहीं बोल रहे, क्योंकि मार्जिनल रिलीफ अपने को सरचार्ज के केस में लगने वाला है। यहाँ पे भी मार्जिनल रिलीफ लगेगा क्या? हाँ लगेगा, मार्जिनल रिलीफ हर एक केस में लगने वाला है। सरचार्ज जहाँ भी आया वहाँ पे अपने को मार्जिनल रिलीफ के बारे में सोचना पड़ेगा कि अपना टोटल इनकम कितना बढ़ रहा है और टोटल टैक्स कितना बढ़ रहा है उसके वजह से, और जो है उसका डिफरेंस वो अपने को लेना पड़ेगा मार्जिनल रिलीफ में। तो यहाँ पे भी अपने को मार्जिनल रिलीफ देखना पड़ेगा। 50 लाख के ऊपर चला गया इनकम, 1 करोड़ से ऊपर चला गया या फिर 2 करोड़ से ऊपर चला गया, अपने को यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ देखना पड़ेगा। उसके बाद आज अपन ने क्या क्या देखा था, ये अपने सरचार्ज देख लिया था। उसके बाद कुछ डिडक्शंस देखे, कुछ एग्जाम्पशंस देखे अपन ने जो अपने को न्यू स्कीम में अलाउ नहीं होने वाले, जो अपने को न्यू स्कीम में अलाउ नहीं होने वाले, जिसमें से सबसे पहला अपना सैलरी। सैलरी में से अपने को लीव ट्रैवल कंसेशन का बेनिफिट अपने को नहीं मिलने वाला है, एचआरए का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। उसके बाद में जो स्पेशल अलाउंस है, जो स्पेशल अलाउंस है एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू ड्यूटीज और पर्सनल एक्सपेंसेस अंडर सेक्शन 1014, उसका भी अपने को यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। उसके बाद में इंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स का जो है वो भी अपने को यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। उसके बाद में हाउस प्रॉपर्टी में अपन ने देखा था कि जो इंटरेस्ट है लोन के ऊपर का, उसका भी अपने को बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। पीजीबीपी में अपने को एडिशनल डिप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD का डिडक्शन बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। और उसके बाद में जो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं अपन साइंटिफिक रिसर्च के लिए, बाहर के जो साइंटिफिक रिसर्च है उनके लिए कुछ कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, उसका भी अपने को यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अब ये कंट्रीब्यूशन क्या है, बाहर साइड को डोनेशन क्या है, ये सारी चीज़ें अपन पीजीबीपी में आपको समझ में आ जाएंगी। उसके बाद में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में अपना फैमिली पेंशन का है।
जो अपने को डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। उसके बाद डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U का अपना कोई भी अपने को डिडक्शन नहीं मिलने वाला है एक्सेप्ट 80CCD2, 80CCH2, 80JJAA। तो ये अपने को डिडक्शन मिल जाएंगे ये तीनों। अगर ये ऊपर की जो डिडक्शंस और एग्जामिशंस देखा अपन ने, इसके वजह से किधर लॉस आ रहा होगा, इसके वजह से किधर लॉस आ रहा होगा, तो ये लॉस भी ये साल में अपना सेट ऑफ नहीं होगा। ये साल में अपना उसका लॉस जो है पिछले साल का जो कैरी फॉरवर्ड है उसका लॉस यहाँ पे इस ईयर में अपन सेट ऑफ नहीं करने वाले हैं। समझ में आया क्या? ओके, अब बढ़ते हैं अपन आगे। अब ये अपन ने किसका पढ़ा? ये अपन ने किसका पढ़ा? इंडिविजुअल का पढ़ा। अब कंपनी का पढ़ते हैं अपन। अब कंपनी का पढ़ते हैं अपन। तो लिखो मेरे साथ हेडिंग सेक्शन, सेक्शन 115 बी ए ए बी ए बी बी ए सी अपन ने ऊपर पढ़ लिया है इंडिविजुअल का। तो बी ए डी और बी ए ई। तो बी ए ए बी ए बी कंपनी के केस में, बी ए डी और बी ए ई किसके केस में? कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में। तो चलो लिखो। सबसे पहले लिखो, अगर कंपनी ने या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी ने एक बार ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, एक बार ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, एक बार इनसे शादी हो गई, ये सेक्शन में इनका टैक्स कट गया, तो फिर से इनसे ये सेक्शन से वो नहीं निकल सकते हैं। ये सेक्शन से वो पुराने सेक्शन में नहीं जा सकते हैं। मतलब अगर यहाँ पे ये सेक्शन में उन्होंने टैक्स पे कर दिया, इन सेक्शन के साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर कंपनी की शादी हो गई, तो ये 3 तलाक करके भी यहाँ से निकल नहीं सकते। मतलब बोल दिया उन्होंने तलाक तलाक तलाक, नहीं बोल दिया मुझे नहीं चाहिए, मुझे ओल्ड स्कीम में जाना है, नहीं। अगर कंपनी ने ये स्कीम ऑप्ट कर ली, कंपनी ने ये स्कीम ऑप्ट कर ली, न्यू स्कीम में टैक्स पे कर दिया, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में टैक्स पे कर दिया, तो ये ओल्ड स्कीम में फिर से नहीं जा सकते हैं। ओल्ड स्कीम में नहीं जा सकते। अब आप पूछोगे कि इंडिविजुअल के इंडिविजुअल के केस में क्या ऐसा था अपने को? इंडिविजुअल के केस में था कि अपने को ऐसा कुछ मैंने लिख के दिया कि अपने को नहीं। तो इंडिविजुअल के केस में अपने को दोनों टैक्स कैलकुलेशन करने, इंडिविजुअल के केस में अपने को दोनों टैक्स कैलकुलेशन करने हैं, क्योंकि अपने को यहाँ पे बोला है स्पेसिफिकली कि अगर कंपनी ने, कोऑपरेटिव सोसाइटी ने ये सेक्शन के अंडर टैक्स पे कर दिया तो वो इसमें ही रहेंगे हमेशा के लिए। इंडिविजुअल के केस में एक फॉर्म रहता है 10IA, तो वो भर के अपन ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, मतलब ओल्ड से न्यू, न्यू से ओल्ड में जा सकते हैं। सैलरी के केस में अगर किसी पर्सन का बस सैलरी इनकम रहा, किसी भी पर्सन का बस सैलरी इनकम रहा, तो वो किधर भी जा सकता है। ओल्ड में देखो, ओल्ड में, न्यू में अच्छा लगा उसको, न्यू में हर साल चेंज करो, हर साल चेंज कर सकता है, कुछ भी दिक्कत नहीं। पर कोई बिजनेस में रहा तो उसको कुछ 1-2 फॉर्म एक्स्ट्रा पे करने भरने पड़ते, और फिर भी उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं। बिजनेस रहा तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं कि एक बार वो न्यू से ओल्ड में चला गया तो ओल्ड में ही रहेगा, फिर से न्यू में नहीं आ सकता। जब तक ये सेक्शन है तब तक ऐसा ही चलेगा। तो ये कुछ चीज़ें जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लोगे आर्टिकल जिम में, तब आपको समझ में आएंगी। लॉ में भी ये लिखा है, पर जब तक अपन प्रैक्टिकल कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं करते तब तक अपने को समझ में नहीं आता है। समझो मेरे बात को, कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल ही होना चाहिए। इतना भी मैं आपको पढ़ा है फिर भी नहीं समझेगा। तो चलो, तो बी ए, बी ए बी, बी ए डी और बी ए ई में कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर कंपनी इसमें अगर टैक्स पे कर रही तो वो फिर से विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। स्पेशल इनकम जो है स्पेशल रेट से आएगा। स्पेशल इनकम जो है वो हमेशा स्पेशल रेट से ही आएगा।
ऊपर मैंने लिखा है क्या कहीं स्पेशल इनकम स्पेशल रेट से? मतलब यहाँ पे मैंने कहीं लिखा है कि इंडिविजुअल के केस में, इंडिविजुअल के केस में कहीं लिखा है मैंने स्पेशल इनकम का? नहीं, तो स्पेशल रेट से ही करो भाई, क्यों दिमाग लगा रहे? मैंने तब भी आपको बताया स्पेशल रेट बताते समय कि कोई भी रहो, कोई भी पर्सन रहो, कोई भी स्कीम रहो, स्पेशल इनकम को हमेशा स्पेशल रेट से ही लेना पड़ेगा। स्पेशल इनकम को हमेशा स्पेशल रेट से ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्पेशल इनकम हमेशा स्पेशल रेट से ही आएगा। फॉलोइंग बेनिफिट्स, फॉलोइंग बेनिफिट्स डिडक्शंस, फॉलोइंग बेनिफिट्स और डिडक्शन will not be available, will not be available। कौन से डिडक्शंस अपने को यहाँ पे नहीं मिलने वाले हैं? सबसे पहला एडिशनल डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन का अपने को बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऊपर के केस में भी नहीं मिला था, इंडिविजुअल के केस में यहाँ पे भी नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन रहा, एडिशनल डेप्रिसिएशन रहा, तो किधर भी उसको न्यू स्कीम में उसका बेनिफिट नहीं मिलने वाले। फिर वो कोई भी पर्सन रहो, इंडिविजुअल रहो, एचयूएफ रहो, कोई भी रहो, कंपनी रहो, कोऑपरेटिव सोसाइटी रहो, एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट उसको नहीं मिलने वाला है न्यू स्कीम में। उसके बाद डिडक्शंस अंडर सेक्शन 33A B, 33ABA, 35AD, 35TCC, 35TCD, 10AA। ये जो डिडक्शंस ऊपर भी अपन ने कुछ पढ़ा इसके रिलेटेड। पीजीबीपी में अपने को डिडक्शन नहीं मिलने वाला है 35AD का, पीजीबीपी में अपने को 35AD नहीं मिलने वाला है, एडिशनल डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलने वाला है। और डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन अंडर सेक्शन 35(1)(2), 2A 3, 35(2AA) ये भी अपने को डिडक्शंस नहीं मिलने वाले हैं। तो इसमें से अपने एडिशनल डिडक्शन पढ़ लिया, उसके बाद में 35 भी यहाँ पे अपन ने पढ़ लिया था, 35AD अपन ने पढ़ लिया ऊपर, सेम यहाँ पे 35AD आ गया। अब बाकी के जो है ना डिडक्शन, ये ऐसा बोल सकते हैं कि कंपनी को ही मिलेंगे। तो ऊपर वो लिस्ट नहीं ली मैंने, मतलब ऊपर भी ये लिख लेता ना मैं 35AB, ABA, CCC, CCD, 10AA, ये जो कुछ डिडक्शन है, ये सेक्शंस के अंडर जो डिडक्शन है वो बस कंपनी को ही लगते हैं। मतलब ये सेक्शन ही स्पेसिफिकली कंपनी के लिए, तो इंडिविजुअल में क्यों लिखूं मैं? अगर आप उधर भी लिखते, याद करने के पर्पज से आप उधर भी लिख लेते, ये सारे सेक्शन अपने को याद करने हैं, इसका डिडक्शन अपने को नहीं मिलने वाला है, ओके कोई दिक्कत नहीं, सेम टू सेम ऊपर लिख लो, याद करने के लिए इजी जाएगा अपने को। सारी सेक्शन की लिस्ट अपने को एक ही जगह मिल जाएंगे इंडिविजुअल के केस में कि अपने को न्यू स्कीम में इसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। पर आपने अगर 35AB देखा, 35ABA देखा, तो आपको समझ में आएगा कि ये सेक्शन स्पेसिफिकली कंपनी के लिए है, तो इंडिविजुअल का इसमें कुछ भी रोल नहीं है। तो इंडिविजुअल के केस में अपने को इसका बेनिफिट मिल ही नहीं सकता है, तो वहां पे क्यों लिखूं मैं? इसकी वजह से मैंने वहां से हटा दिया है, इसके वजह से मैंने वहां से हटा दिया था। मैंने सारी की सारी लिस्ट वहां पे डाल दी थी पहले कि याद करने के लिए इजी जाएगा। पर आप फिर से कंफ्यूज हो जाओगे कि 35AB तो यहाँ पे लिखा है भाई, 35AB का कंपनी का ही डिडक्शन मिलता है, तो यहाँ पे क्यों लिखा है? तो इसके वजह से मैंने वहां पे हटा दिया। तो ये जो सेक्शन है इसका बेनिफिट अपने को कंपनी के केस में नहीं मिलने वाला है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में अपने को नहीं मिलने वाला। उसके बाद में थर्ड डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटसाइड कंट्रीब्यूशन। सेम है ऊपर का कंट्रीब्यूशन, वहां पे आउटसाइड था, यहाँ पे आउटसाइड वर्ड है, वहां पे नहीं था। अंडर सेक्शन लिख लिया ना मैंने 35
1 A 3 35 A 35 2AB, ये अपने को डिडक्शंस नहीं मिलने वाले, ये अपने को डिडक्शन नहीं मिलने वाले। मतलब जो भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं अपन, जो भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं अपन, तो अपने को यहाँ पे डिडक्शंस नहीं मिलने वाला है। उसके बाद लिखो डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80Q। इसका भी अपने को बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, एक्सेप्ट 80 JJAA एंड 80M। अब 80M का बेनिफिट अपने को नहीं मिलेगा, कुछ डिविडेंड के रिलेटेड है। अब 80M जो डिविडेंड के रिलेटेड कुछ है, वो बस कंपनी के केस में लग सकता है, इंडिविजुअल के केस में वो लग ही नहीं सकता है वो डिडक्शंस। वो जो डिडक्शन है 80M का, वो कंपनी के केस में ही लगेगा, इंडिविजुअल के केस में लगेगा ही नहीं। तो यहाँ पे मैंने लिखा ही नहीं, ऊपर के केस में मैंने लिखा ही नहीं। अब ये जो है 80CCD2 CCH2, ये कंपनी के केस में नहीं लगेंगे, ये बस इंडिविजुअल के ही केस में लगेंगे। तो वहां पे, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे तो कुछ डिडक्शंस जो है वो स्पेसिफिकली इंडिविजुअल के लिए लगते हैं, कुछ डिडक्शन कंपनी के लिए लगते हैं, तो वही मैंने यहाँ पे लिखे हैं। और एक लास्ट पॉइंट लिख लो, इंटर लेवल पे कुछ भी काम का नहीं है मैट, फिर भी लिख लो। आर्टिकलशिप में जब आप ये नोट देखोगे तो मुझे याद करोगे, लिखोगे नहीं, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। मैट और एएमटी, इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब मैट एएमटी न्यू केस में अगर 115 बी ए बी ए बी बी ए डी बी ए ई के केस में मैट और एएमटी का बेनिफिट अपने को नहीं मिले। क्या होता है मैट, क्या होता है एएमटी, फाइनल में पढ़ लो, इंटर में कुछ काम का नहीं है। मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, ये जो कंसेप्ट है ना फाइनल में पढ़ने के काम के, अभी कुछ भी काम का नहीं है। कितना भी पढ़ोगे, कितना भी मैं समझाऊंगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको। फाइनल में ही वो मैट एएमटी दिमाग के ऊपर से चला जाता है, इंटर में क्या समझोगे आप। डरा नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आप फाइनल में पढ़ लो, अभी पढ़ने की कुछ भी जरूरत नहीं है। चलो, लिख लिया आज तक सबने। अब बात करते हैं इनके टैक्स रेट के बारे में। अब बात करते हैं इनके टैक्स रेट के बारे में। तो लिखो, का लिखो बताना। चल अभी, तो लिखो, सबसे पहले यहाँ पे लिखो, सबसे पहला यहाँ पे लिखो टैक्स रेट, सरचार्ज, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, इफेक्टिव टैक्स, इफेक्टिव टैक्स। यहाँ पे ऊपर दो लाइन छोड़ दो, इधर बीच में दो लाइन छोड़ दो, या फिर ठीक है नीचे ही लिख लो, ऊपर ऊपर लिख लेंगे 115 ए ए 115 बी ए बी 115 बी ए डी 115 बी ए ई 115 बी ए ई, ये हो गया। अच्छे से लिख, ओके। अब यहाँ पे परसेंटेज लिख लो,
परसेंटेज लिखने से पहले, परसेंटेज लिखने से पहले जाओ तो एक बार कंपनी की टैक्स रेट याद करो, तो कंपनी के टैक्स रेट याद करो तो देखो, डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी, कौन सी कंपनी अपने पास? दो कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी का क्या कंपनी जिनका टर्नओवर टर्नओवर 400 करोड़ तक है, कौन से फाइनेंशियल ईयर में, कौन से फाइनेंशियल ईयर में, कौन से प्रीवियस ईयर में, 23-24 में, जिनका टर्नओवर 400 करोड़ तक है 23-24 में, उनके लिए टैक्स रेट आ जाएगा 25%, टैक्स रेट आ जाएगा 25%। अगर इनका इनकम 1 करोड़ तक है तो सरचार्ज आएगा क्या? नहीं, सेस आ जाएगा 4%। अगर इनका इनकम 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक है तो सरचार्ज आ जाएगा अपना 7%, सेस आ जाएगा 4%। तो मतलब 25% प्लस 7% प्लस 4%। अगर टोटल इनकम 10 करोड़ से चला गया ऊपर तो 25% टैक्स रेट, 12% अपना सरचार्ज आ जाएगा और 4% अपना सेस आ जाएगा। ये अगर 400 करोड़ तक रहा कंपनी का टर्नओवर प्रीवियस ईयर 23-24 में, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की अदर कंपनी ने, टैक्स रेट आ जाएगा 30%, टैक्स रेट आ जाएगा 30%। 30% टैक्स रेट सबको आ जाएगा अगर 1 करोड़ तक इनकम है, अपना सरचार्ज आएगा क्या? नहीं। 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक इनकम है तो सरचार्ज आ जाएगा अपना 7%, 10 करोड़ से ऊपर है तो सरचार्ज आ जाएगा अपना 12%, शेष आ जाएगा अपना 4%, 4%, 4%। मतलब 1 करोड़ तक इनकम है तो 30% प्लस 4%, 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक है तो 30% प्लस 7% प्लस 4%, 10 करोड़ से ऊपर है तो 30% प्लस 12% प्लस 4% अपना आ जाएगा। अगर फॉरेन कंपनी है तो टैक्स रेट आ जाएगा 40%, फॉरेन कंपनी तो टैक्स रेट आ जाएगा 40%। अब यहाँ पे 40% ऑलरेडी दिया है अपन ने, तो सरचार्ज यहाँ पे कम हो गया। 1 करोड़ तक इनकम, इनका 1 करोड़ तक इनकम है तो सरचार्ज आएगा क्या? नहीं। पर 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक है तो इनका सरचार्ज आएगा 2%। 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक है तो सरचार्ज आ जाएगा 2%, और 10 करोड़ से ऊपर है तो सरचार्ज आ जाएगा 5%, शेष अपना 4% आ जाएगा। ये रहा कंपनी का। अगर ओल्ड टैक्स स्कीम में जा रहे होंगे कंपनी, तो ओल्ड टैक्स स्कीम में जा रही होंगी कंपनी, तो अब डिफॉल्ट टैक्स स्कीम में डिफॉल्ट टैक्स 115 BAA जो लगता है कंपनी के केस में, जो है 115 BAA और BAB, इंडिविजुअल के केस में लगता है BAC, कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में लगता है BAD और BAE। अब 115 BAA में जो रेट देके रखे हैं, 115 BAA में जो रेट देके रखे हैं, अब इसमें क्यों, उसमें अपने को ये डिडक्शन सारे के सारे अपने को डिडक्शन मिल जाते थे ओल्ड स्कीम में। 25% 30% में अपने को ये डिडक्शन मिल जाते थे, 25% और 30% में ये डिडक्शन अपने को मिल जाते थे। पर यहाँ पे अपने को डिडक्शंस नहीं मिलेंगे, यहाँ पे अपने को डिडक्शंस नहीं मिलेंगे, पर अपना टैक्स यहाँ पे कम हो जाएगा, अपने टैक्स यहाँ पे कम हो जाएगा, जो आएगा 22%। सरचार्ज यहाँ पे कंपलसरी लगने वाला है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर टर्नओवर, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर टोटल इनकम। मतलब सरचार्ज जो है 10% लगने ही वाला है। कुछ भी करो, कंपनी रहो और कंपनी का टर्नओवर कुछ भी रहो, टोटल इनकम कुछ भी रहो, इनको सरचार्ज 10% देना ही है। ओल्ड केस में, ओल्ड स्कीम में अपन ने पढ़ा है, ओल्ड स्कीम में अपन ने पढ़ा है, एक मिनट रुकना जरा, तो ठीक है, ये थोड़ा हिल गया था ना पूरा, समझ नहीं आ रहा था स्क्रीन की वजह से। चलो ठीक है, ओके। तो ओल्ड स्कीम में अपना क्या था, ओल्ड स्कीम में अपना टर्नओवर बेसिस के ऊपर, टोटल इनकम के बेसिस के ऊपर सरचार्ज लग रहा था। टोटल इनकम समझो अपना 1 करोड़ तक है तो सरचार्ज लगेगा क्या? नहीं। 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक है तो सरचार्ज लगेगा 7%, 10 करोड़ से ऊपर है तो सरचार्ज लगेगा 12%। पर यहाँ पे टर्नओवर नहीं, यहाँ पे आपको सरचार्ज लगना ही है 10%। HTC शगुन का है 4% लगना ही है। इफेक्टिव कितना आ जाएगा यहाँ पे?
25.18%, 25.18% जो है प्लस 5.168% टैक्स रेट। बी ए बी के केस में अपना आ जाएगा परसेंट 10% इफेक्टिव आ जाएगा 17.1%। BAD और BAE किसको लगेगा? कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। BAD और BAE किसको लगेगा? कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। तो इनका टैक्स रेट क्या है? इनका टैक्स रेट है अपना सेम 22%, 10%, 4%, और BAE में आ जाएगा 15%, 10%, 4%। इफेक्टिव सेम आ जाएगा 25.168%, आप आ जाएगा 17.16%। अरे बोलो आया क्या? तो अपना BAA BAB जो आता है कंपनी के केस में, BAD और BAE जो आता है अपना कोऑपरेटिव सोसाइटीज के केस में। इसके अपने टैक्स रेट देख लिए है, अपने टैक्स रेट देख लिए है। अपने टैक्स रेट देख लिए है। अब ओके क्या है मेरा? आई थिंक ओके। अब आप ये पूछोगे भाई अब BAA और BAB अलग देखे रखे कंपनी के केस में, BAD और BAE अलग देखे रखे हैं कंपनी के केस में, तो कोई भी कंपनी रही तो वो कम इससे टैक्स पे करेंगी ना, तो 17.16 से ही टैक्स पे करेंगी। कोई भी कंपनी क्या कोशिश करेगा कि उसका टैक्स कम जाए, तो सबसे पहले यही देखेगा ना कि BAB उसको एप्लीकेबल होगा क्या, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी रही तो BAE उसको एप्लीकेबल होगा क्या। BAB के लिए और BAE के लिए गवर्नमेंट ने दे दी कंडीशन, और वो कंडीशन ये है कि अगर कंपनी सेट अप एंड registered on or after 1/10/19 and commence manufacturing of article or things before 31, मतलब कंपनी जो सेटअप हुई है एंड रजिस्टर हुई है कब? ऑन और आफ्टर 1/10/2019 के बाद, 1/10/2019 के बाद, और उन्होंने उनका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्टिकल और थिंग्स का जो बिजनेस है वो स्टार्ट कर लिया है कब? 31/3/2024 के पहले, 31/3/2024 के पहले। तो उनको 115 BAC के अंतर्गत वो टैक्स, सॉरी BAB के अंतर्गत वो टैक्स पे कर सकते हैं, अब ये डेट क्यों ली है, यही डेट अलग अलग डेट क्यों नहीं ली? तो जब भी गवर्नमेंट को अपना
जो भी इंडिया को प्रमोट करना था, किसके लिए? किसके लिए? मेड इन इंडिया के लिए। मेड इन इंडिया का जो स्कीम आया था, स्टार्टअप खोल रहे थे, नए नए जो स्टार्टअप आ रहे थे उनको प्रमोट करने के लिए, ये स्कीम लाया था। तो जो भी सेटअप हुआ है, जो भी कंपनी सेटअप हुआ है और रजिस्टर हुआ है और ऑन और आफ्टर 1/10/2019 के बाद और कमेंस कर लिया है उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्टिकल का बिजनेस, और कुछ प्रोडक्शन में वो मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में वो, और जो कमेंस हो चुका है 31/3/2024 के पहले, तो उनके लिए ये 115 BAB लग जाएगा, उनके लिए वो 115 BAB लग जाएगा। सेम टू सेम इसके लिए भी लग जाएगा। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो सेटअप एंड रजिस्टर हुई ऑन और आफ्टर 1/10/2023, 1/10/2023, and commence manufacturing and manufacture of article or things before 31/3/2024, इनके लिए लग जाएगा 115 BAE। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? अब आप ये बोलोगे कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग में जा रहा है, जो भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में जा रही है, तो वह 115 BAB के ही अंतर्गत उसका टैक्स पे करेंगी, पर उनको ये डिडक्शंस नहीं मिलेंगी, ये डिडक्शन उनको नहीं मिलने वाले हैं। तो फिर कंपनी इस केस में कब जाएंगी? इस केस में कब जाएंगी? क्योंकि बहुत सारी कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, तो वो ये केस में कब जाएंगी? अब गवर्नमेंट ने फिर से इसमें ट्विस्ट डाल दिया। कैन वी ट्विस्ट? अब ट्विस्ट क्या है कि जो भी कंपनी, ये जो कंपनी है जो 115 BAB और कोऑपरेटिव सोसाइटी 115 BAE के अंडर टैक्स पे करने वाली है, जो मैन्युफैक्चरिंग इनकम है ना उनका, जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्टिकल और बिजनेस के रिलेटेड जो इनकम है, मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड जो भी बिजनेस है उनका, उसके ऊपर का जो प्रॉफिट आ रहा है, उसके ऊपर का जो प्रॉफिट आ रहा है, उसके ऊपर ही उनको ये टैक्स रेट लगेगा, उसके ऊपर ही उनको ये टैक्स रेट लगेगा, उसके ऊपर ही उनको ये टैक्स रेट लगेगा। अगर कुछ उस प्रॉपर्टी का इनकम हुआ है, कुछ कैपिटल गेन हुआ है, कुछ PGBP का कुछ अलग ही इनकम हुआ है, कुछ इंटरेस्ट इनकम हुआ है, कुछ डिविडेंड इनकम हुआ है, तो वो कौन से इनकम रेट से टैक्सेबल हो जाएगा? तो वो 115 BAA में ही आ जाएगा, वो 115 BAA में ही आ जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के ऊपर जो प्रॉफिट है उनका, जो प्रॉफिट है उनका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के ऊपर ही, उसके ऊपर ही उनको ये 115 BAB का टैक्स रेट लग जाएगा। जो भी अदर इनकम है उनका, जो भी अदर इनकम है उनका, उसके ऊपर 115 BAA के अंडर ही उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इनका जो इनकम आने वाला है, इनका जो इनकम आने वाला है, पे नीचे खींच लो इसको, इनका जो इनकम आने वाला है ये जो है, इसमें इसमें क्या रहेगा? सबसे पहले आ जाएगा इनका मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, नॉन मैन्युफैक्चरिंग, जो भी नॉन मैन्युफैक्चरिंग का इनकम है उनका वो, स्पेशल इनकम, और एक रहेगा इसमें जो है एक्सिस प्रॉफिट कंप्यूटेड बाय AO, एक्सिस प्रॉफिट कंप्यूटेड बाय AO। इसको मैं थोड़ा इधर इधर सरका लेता हूँ कि एक्सिस प्रॉफिट भी ठीक से बैठे। एक्सिस प्रॉफिट
कंप्यूटेड बाय AO, कंप्यूटेड बाय AO। तो इसके ऊपर, अब इसके ऊपर टैक्स कैसे लगेंगे? टैक्स, सरचार्ज, HEC, इफेक्टिव टैक्स। जो मैन्युफैक्चरिंग जो है उसके ऊपर लगेगा 15% प्लस 10% प्लस 4%, जो आ जाएगा 17.16%। जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग इनकम है, जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग इनकम है, जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग इनकम है, जिसके ऊपर आ जाएगा 22% प्लस 10% प्लस 4%, जो आ जाएगा 25.168%। जो स्पेशल इनकम है वो स्पेशल रेट से ही रहेगा, स्पेशल रेट से ही लगेगा। उसके ऊपर सरचार्ज आ जाएगा 10% प्लस 4% अपना आ जाएगा HEC इसके ऊपर। उसके बाद एक्सिस प्रॉफिट कंप्यूटेड बाय AO, असेसिंग ऑफिसर ने कुछ भी प्रॉफिट कंप्यूट किया, एक्सिस प्रॉफिट कंप्यूट किया, उसके ऊपर आ जाएगा 30% प्लस सरचार्ज आएगा 10% प्लस 4%, और ये आ जाएगा अपना 34.32% इफेक्टिव टैक्स रेट। समझ में आया क्या? अरे बोलो ना, समझ में आया क्या? तो यहाँ पे ये किसको एप्लीकेबल हो रहा है? मतलब जो भी मैन्युफैक्चरिंग है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनके लिए अब यहाँ पे ट्विस्ट रहने वाला है टैक्स में। वो जो मैन्युफैक्चरिंग इनकम है उसके ऊपर कितना पे करने वाले, इफेक्टिव टैक्स रेट 17.16। और जो भी अदर इनकम है, समझो इंटरेस्ट इनकम आया, डिविडेंड इनकम आया, कैपिटल गेन का तो इसमें स्पेशल रेट में आ जाएगा, पर कुछ हाउस प्रॉपर्टी का इनकम रहा, तो वो अदर सोर्सेज का कुछ इनकम रहा, तो वो किस में आएगा? नॉन मैन्युफैक्चरिंग में, और उसका टैक्स रेट कितना आ जाएगा? 25.168%। समझ में आया क्या? अरे बोलो ना, समझ में आया क्या? लिख लो। कोई लिख रहा होगा तो एक बार फटाफट पॉज करो या कुछ भी करो, पर लिख लो जल्दी। 1 मिनट रुक रहा हूँ मैं, 1 मिनट नहीं, 10-15 सेकंड रुक रहा हूँ मैं, कुछ लिखना होगा आपको तो। भाई ये खांसी भी ना जल्दी निकल जाए, खांसी मेरी जिंदगी में। चलो, हो गया ये। अब कुछ एडिशनल पॉइंट इंटर के लिए इतने रिलेवेंट है नहीं ये पॉइंट, पर फिर भी भाई सिखा रहा है तुम्हारा, सीख लो। सीखा हुआ कहीं वेस्ट थोड़ी जाएगा, ये कहीं वेस्ट जाने वाला है क्या? नहीं। तो सीख लो, मैं सिखा रहा हूँ तो, पॉकेट में सिखा रहा हूँ तो सीख लो। अब लिखो, ओनली एप्लीकेबल फॉर 115 BAB और 115 BAE, ओनली एप्लीकेबल टू 115 BAB एंड 115 BAE के लिए। मतलब जो भी मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं, उनके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, उनके लिए ये एप्लीकेबल हो जाएगा। तो कौन सी चीज़ें इनके लिए एप्लीकेबल हो जाएंगी? तो सबसे पहले लिखो, should not form by splitting up or reconstruction, splitting up of reconstruction of existing business
मतलब जो 115 बी ए बी और बी ए ई के जो कंपनीज इनकॉर्पोरेशन हो रहे हैं, कंपनी रजिस्टर हो रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग वाले, वो स्प्लिटिंग अप से या फिर रिकंस्ट्रक्शन से नहीं बनने चाहिए। स्प्लिटिंग अप, स्प्लिट हो रही कोई कंपनी, रिकंस्ट्रक्शन जो आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, रिकंस्ट्रक्शंस। अगर रिकंस्ट्रक्शन और स्प्लिटिंग अप से कोई कंपनी बन रही है तो उनको ये बेनिफिट नहीं मिलने वाला है 115 बी ए ई का, बी ए बी का, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी और कंपनी भी। तो उनके लिए न्यू न्यू रहेगा कुछ तो लगेगा, मतलब न्यू कंपनी रजिस्टर हो रही है तो 115 बी ए ई। समझा क्या? अब यहाँ पे एक सेक्शन है, लिख लो बस, काम तो नहीं आएगा मेरे हिसाब से। सेक्शन नंबर 33, सेक्शन नंबर 33 बी। considered as new business, considered as new business। तो जो भी 33 बी के अंडर जो भी कंपनी फॉर्म हो रही, 33 बी के अंदर जो कंपनी फॉर्म हुई है तो उसको अपन न्यू बिजनेस कंसिडर करेंगे, न्यू बिजनेस कंसिडर करेंगे। ये जो 33 बी है ना, शायद इंटर में नहीं है यार, तो मुझे समझ नहीं आ रहा इसके ऊपर दिमाग लगाओ या नहीं लगाओ। पीजीबीपी में है या नहीं मुझे याद नहीं आ रहा अब इंटर में। तो ठीक है, अगर पीजीबीपी में इसकी मुलाकात हो गई ये सेक्शन की तो तब मैं आपको बता दूंगा 33 बी क्या है। कुछ भी नेचुरल कैलामिटीज आई या फिर टेररिस्ट अटैक हुआ, ऐसे कुछ कंडीशन में 33 बी का प्रोविजन लगता है अपने को। तो 33 बी में जो भी न्यू कंपनी बन रही है उसके ऊपर ये प्रोविजन, मतलब बी ए बी और बी ए ई के लिए वो ऑप्ट कर सकता है। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी शुड बी न्यू। तो जो भी प्लांट एंड मशीनरी अपन ये कंपनी में, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी में लेने वाले हैं, जो भी मशीनरी और प्लांट एंड मशीनरी ये कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी में लेने वाले, वो न्यू होनी चाहिए, वो न्यू होनी चाहिए। मतलब सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर अपन फिर से कम टैक्स पे कर रहे हैं, ऐसा गवर्नमेंट को नहीं चलेगा। अब आप स्टार्टअप को प्रमोट कर रहे हो तो कम से कम मशीनरी तो नहीं लो, प्लांट एंड मशीनरी तो नहीं होनी चाहिए, तभी आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, स्टार्टअप अच्छा चलेगा। उसमें भी आप सेकंड हैंड ले रहे हो, उसमें भी कम टैक्स पे कर रहे हो, गवर्नमेंट बोलेगा नहीं नहीं आपकी प्लांट एंड मशीनरी है ना नहीं चाहिए। प्लांट एंड मशीनरी नहीं होंगी तो हम आपको बी ए बी और बी ए ई का बेनिफिट ले सकते। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस एग्जाम्पशन। इसके कुछ एक्सेप्शंस है। क्या है एक्सेप्शन, क्या है एक्सेप्शंस? अगर 30% ऑफ टोटल प्लांट एंड मशीनरी, टोटल पी एंड एम लिख दो, प्लांट एंड मशीनरी कैन बी सेकेंड हैंड। मतलब जो टोटल प्लांट एंड मशीनरी है, जो टोटल प्लांट एंड मशीनरी, उसमें से 20% सेकेंड हैंड आप ले सकते हो, 20% आप सेकेंड हैंड ले सकते हो। या फिर import of plant and machinery shall be treated as new plant and machinery only for this section। जो भी इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी, इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी है वो इंडिया में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो हम उसको भी नया नया कंसिडर कर लेंगे। इंडिया में फर्स्ट टाइम आ रही है वो प्लांट एंड मशीनरी तो उसको भी हम न्यू कंसिडर कर लेंगे फॉर दिस सेक्शन ओनली।
ये सेक्शन के पर्पस के लिए बस हमने जो इम्पोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी है उसको अपन न्यू कंसिडर करने वाले हैं। बाकी जो इम्पोर्टेंट प्लांट एंड मशीनरी का है उसका अपन डिप्रिसिएशन जब पढ़ने वाले पीजीबी में तब आपको उसका लिंक कर दूंगा मैं। तो जो प्लांट एंड मशीनरी, जो नई प्लांट एंड मशीनरी होनी चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी नहीं होनी चाहिए तभी आपको 115 बी और बी ए ई का बेनिफिट मिलेगा। पर 20% प्लांट एंड मशीनरी आप सेकंड हैंड ले सकते हो। 20% प्लांट एंड मशीनरी आप सेकंड हैंड ले सकते हो, या फिर कुछ भी प्लांट एंड मशीनरी जो इम्पोर्टेड रही, उसको हम न्यू कंसिडर करने वाले हैं, समझ में आया क्या? उसके बाद लिखो does not use any building previously used as a hotel or कन्वेंशन सेंटर। ए रुक जा भाई। तो कोई भी प्लांट एंड मशीनरी का हो तो हो गया। कोई भी बिल्डिंग जो प्रीवियसली यूज हो रही है होटल के लिए या फिर कन्वेंशन सेंटर के लिए, कन्वेंशन सेंटर और होटल के लिए कोई भी बिल्डिंग यूज हो रही थी, मतलब पुरानी बिल्डिंग है जो होटल के लिए या फिर कन्वेंशन सेंटर के लिए यूज हो रही थी, अब अपने बिजनेस में ला रहे हो उसको, तो 115 बीएई और बीएई का बेनिफिट यहाँ पे भी अपने को नहीं मिलने वाला है। मतलब अपने को बिल्डिंग भी देख के लेनी है, अपने को प्लांट एंड मशीनरी भी सेकंड हैंड नहीं लेनी है। 20% तक अपन सेकंड हैंड ले सकते हैं। इम्पोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी अपन ले सकते हैं, पर इम्पोर्टेड के लिए अपने को ज़्यादा झोल करने पड़ेंगे। जो बिल्डिंग बने, जो अपनी कंपनी बनी है वो स्प्लिटिंग अप से भी नहीं बननी चाहिए, रिकंस्ट्रक्शन से भी नहीं बननी चाहिए। मतलब जो कंपनी है, जो कंपनी मार्केट में आ रही है वो नई नई ताज़ी ताज़ी गरम गरम होनी चाहिए। ऐसे समझ में आ रहा है अपने को ये सारी चीज़ें का जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं ना उसके वजह से। अब जो कंपनी पावर जनरेशन में है, पावर जनरेशन बिजनेस, पावर जनरेशन बिजनेस shall be treated as manufacturing business। तो जो भी बिजनेस है जो पावर जनरेशन के बिजनेस में, पावर जनरेशन का बिजनेस शैल बी ट्रीटेड एज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो जो भी बिजनेस पावर जनरेशन के लिए है, जो पावर जनरेशन के लिए बना है, वो भी अपन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में ट्रीट कर लेंगे। कुछ चीजें जो है वो मैन्युफैक्चरिंग, जो कंपनीज है जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में नहीं आने वाली, डज नॉट एमएफजी बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो सबसे पहले इसमें कौन सा आने वाला है? डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बाद आने वाला है माइनिंग, के बाद कन्वर्जन ऑफ मार्बल ब्लॉक्स और सिमिलर आइटम्स इनटू लैब्स फॉर bottling of gas cylinder
और 5वां पॉइंट है प्रिंटिंग बुक्स और ये कहा गया भगवान, इधर ही इधर, प्रिंटिंग बुक्स और प्रोडक्शन ऑफ सिनेमेटोग्राफ। फिल्म और 6 अपना अदर नोटिफाइड। तो ये जो बिजनेस है ये अपन मैन्युफैक्चरिंग में नहीं कंसिडर करेंगे। ये जो बिजनेस है इसको अपन मैन्युफैक्चरिंग में नहीं कंसिडर करेंगे। समझ में आया क्या? अरे बोलो, समझ में आया क्या? तो यहाँ पे 115 BAA BAB BAC BAD BAE आपका होता है खत्म। यहाँ पे होता है आपका खत्म। इसके एग्जाम्पल्स बाकी है अपने, पता है मुझे। इसके क्वेश्चंस भी बाकी हैं अपने, पता है मुझे। तो एक काम करते हैं, अभी नेक्स्ट लेक्चर में अपन कुछ पार्ट बाकी, छोटा सा ही बाकी है, अनडिस्क्लोज इनकम और एग्रीकल्चर इनकम का रिलेटेड बाकी है। मतलब अनडिस्क्लोज इनकम में तो कुछ अपने को एग्जाम्पल वगैरह नहीं है, वो बस थेरोटिकल पार्ट है, अपने को याद रखना है बस। एग्रीकल्चर इनकम में अच्छा खासा अपने को कंटेंट मिल जाएगा जो अपने के एग्जाम में भी काम आने वाला है। अनडिस्क्लोज इनकम में इतना नहीं आएगा। तो ये जो दोनों पार्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में अपन खत्म कर देंगे, और उसके नेक्स्ट लेक्चर में अपन जो सारे आईसीएआई के क्वेश्चंस है वो सॉल्व करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन, जितनी भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है वो मैं निकाल रहा हूँ अभी। तो वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके देने वाला हूँ। तो आज का लेक्चर अपन यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।